सभी साथियों को भाई राम राम। मैं सत्यम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्याधि विजय क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट के पार्ट्स, उनके रूल्स, उनके अनुवाद करने के सारे नियम और सही कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फ्यूचर टेंस के बारे में, उसके पार्ट्स, उसकी पहचान, उसके ट्रांसलेशन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस होता है क्या। फ्यूचर टेंस सबसे पहले तो जानते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं। यह फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल कहा जाता है। क्या होता है भविष्यकाल? भविष्यकाल का मतलब भविष्य। इन फ्यूचर टाइम में कहते हैं ना कि फ्यूचर्स में जो काम हो, जो काम फ्यूचर में होगा, जिसका हम फ्यूचर में कल्पना करेंगे या जो काम फ्यूचर में करेंगे, उन सब की चर्चा हम फ्यूचर टेंस में करेंगे। मतलब आने वाले समय में किए जाने वाले हर एक कार्य को हम फ्यूचर टेंस के अंदर रखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फ्यूचर टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे इसे। क्या होता है फ्यूचर टेंस इंट्रोडक्शन? कि भैया अगर वाक्य के अंत में गा गी गे दिख जाए, वाक्य के अंत में गा गी गे दिख जाए, वह वाक्य फ्यूचर टेंस कहलाता है। कैसे भैया? एग्जाम्पल देखते हैं कि वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, लास्ट में क्या दिखा? गा। दूसरा है कि सीता गाना गा रही होगी, लास्ट में क्या दिखा? गी दिखा। मतलब इससे यह पहचान हुई कि वह भैया जो टेंस है फ्यूचर टेंस है। कैसा है? फ्यूचर टेंस है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसे हर एक टेंसेस के अंदर प्रेजेंट में हमें 4 पार्ट पढ़ने को मिले, पास्ट में हमें 4 टेंस, वैसे सेम टू सेम फ्यूचर टेंस में भी हमें 4 पार्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के। फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स में पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में एक मिनट, इसे इसमें भी हमें 4 पार्ट पढ़ने को मिले। पहला क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्या होता है ये सब, इन सब की चर्चा हम धीरे धीरे आगे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। भविष्य अनिश्चित काल, दूसरा भविष्य जारी काल, तीसरा भविष्य पूर्ण काल और चौथा भविष्य पूर्ण जारी काल। तो सबसे पहला जानते हैं कि भविष्य अनिश्चित काल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है इसकी, कैसे इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, कौन सी सहायक क्रिया लगती है, क्या होता है इसमें, किस मुख्य क्रिया का यूज करते हैं, इन सब की चर्चा मैं धीरे धीरे करूंगा। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले जिस तरह हमें हर एक टेंसेस में सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसे हर एक सेंटेंस में हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ने को मिलते हैं, वैसे भैया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हमें 3 पार्ट पढ़ने को मिलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसे जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो आइए देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की भी वही पहचान होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की भी वही पहचान होती है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज। वाक्य की मुख्य क्रिया, वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे दिख जाए। क्या बोला? वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे दिख जाए, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान हो कि वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में गा गी दिख जाए, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके अंदर हमें 3 पार्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। वो पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से सकारात्मक का ज्ञान हो, सकारात्मक वाक्य कहलाता है, या सिंपली सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो भी साधारण वाक्य हो, जो भी कोई सा भी एक साधारण वाक्य जिसमें कुछ भी ना हो, ना नहीं लगा हो, ना क्वेश्चन मार्क लगा हो, ऐसे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं।
इसके अंदर हमें जो रूल नंबर पहला पढ़ने को मिलता है वो होता है कि भैया आई और बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया कि आई और बी को छोड़कर, मतलब आई और बी को सिर्फ छोड़ दो, बाकी सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 2, मुख्य क्रिया सदैव पहली अवस्था में लिखी जाएगी। रूल नंबर 3, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप को लगाना मत भूलिएगा। और फार्मूले के तौर पर आखिर हम वाक्य को सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही पुराने फार्मूले कि सबसे पहले कर्ता लिखो, कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया विल सेल लगाओ, फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, अन्य शब्द लिखकर वाक्य का समापन कर दीजिए। तो आइए, सबसे पहला एग्जाम्पल हमें देखने को मिला कि सीता बाजार जाएगी। इसमें कर्ता क्या है? सीता। इसलिए सबसे पहले अंग्रेजी हमने लिखी किसके? सीता की। सीता एक वचन का कर्ता है और एक वचन कर्ता के साथ भैया बोला गया कि आई और बी को छोड़ो, बाकी सब के साथ विल लगाओ। तो मैंने क्या लगाया? सीता के साथ विल। जाएगी मतलब जाना क्रिया है यहाँ पर, और जाना की अंग्रेजी होती है गो। गो के साथ आता है टू, मैंने टू लिख दिया। बाजार जाएगी, कहाँ जाएगी? बाजार। ऑब्जेक्ट है बाजार, तो इसकी अंग्रेजी मैंने लिख दी मार्केट। लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर वाक्य का मैंने कर दिया क्या? समापन। सेम टू सेम अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं दूसरा एग्जांपल देखने को मिला कि कविता बाजार में दूध खरीदेगी। यहाँ पर कर्ता है कविता, और कविता की अंग्रेजी मैंने लिख दी। कविता एक वचन का कर्ता है, इसलिए इसके साथ जो सहायक क्रिया लगेगी भी वह क्या लगेगी? विल लगेगी। क्या करेगी? खरीदेगी, मतलब बाई करेगी। एक वचन पहली अवस्था में लिखा, फिर बोला क्या खरीदेगी भाई? दूध खरीदेगी, मतलब मिल्क। फिर कहाँ खरीदेगी? बाजार में। तो इन मार्केट लगाकर लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर मैंने वाक्य का क्या कर दिया? यहाँ पर भी समापन। फार्मूले से मैंने बाहर कुछ भी नहीं लिखा। सबसे पहले बोला कर्ता लिखो, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाया, क्रिया लगाया, ऑब्जेक्ट लिखा, अन्य शब्द लिखकर आया तो ठीक, नहीं तो फुल स्टॉप लगाकर वाक्य का क्या हो गया? समापन हो गया। इसी की तरह सेम टू सेम जिस तरह इसमें अफर्मेटिव में हमें सेंटेंस देखने को मिले, वैसे के वैसे हमें नेगेटिव में भी पढ़ने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। कुछ नई चेंजेस हैं। क्या है नेगेटिव सेंटेंस? जैसे अफर्मेटिव में सेंटेंस, वही सेम टू सेम इसका भी रोल नंबर जो पहला देखने को कैसे अच्छा वाक्य को पहचानेंगे। वाक्य में नहीं शब्द दिख गया भैया, वह नेगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या आया? जो हमें पहला रूल्स, आखिर वाक्यों का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे, उनको देखते हैं। तो भैया आई और बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट का प्रयोग करते हैं। आई और बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, मुख्य क्रिया सदैव पहले अवस्था में लिखी जाती है। रूल नंबर 3, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग अवश्य करते हैं। वही फार्मूला पुराना कि सबसे पहले कर्ता लिखो, कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया विल सेल लगाओ, फिर नॉट लिखो, फिर क्रिया की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द लिखकर वाक्य का पूर्ण विराम लगाकर उस वाक्य का समापन कर दीजिए। अफर्मेटिव में हमें एग्जांपल देखने को मिला था कि सीता बाजार जाएगी। अब अगर हम इसी को नेगेटिव में चेंज करते हैं कि बोल दें कि सीता बाजार नहीं जाएगी, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? भैया सबसे पहले कर्ता लिखो, कर्ता मैंने लिखा था, फिर बोला सहायक क्रिया लगाओ, सहायक क्रिया भी मैंने लगाई, लेकिन अब बोला नॉट लगाओ और यहाँ भी नहीं आया, इसलिए मैं इसमें क्या लगा दूंगा? नॉट लगा दूंगा। विल के बाद, सहायक क्रिया के जस्ट बाद। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था, अवस्था लगाई, ऑब्जेक्ट लिखा, अदर वर्ड आया नहीं, तो फुल स्टॉप लगाकर वाक्य का क्या कर दिया? समापन कर दिया। वही सेम टू सेम कविता बाजार में दूध खरीदेगी। अगर यही अब नेगेटिव में आ गया कि कविता बाजार में दूध नहीं खरीदेगी, क्या आ गया? कविता बाजार में दूध नहीं खरीदेगी। तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि भैया सबसे पहले कर्ता लिखो, सहायक क्रिया लगाओ, सहायक क्रिया के जस्ट बाद अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नॉट का प्रयोग किया जाता। कोई सा भी चेंज नहीं, सिर्फ सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करके उस वाक्य का क्या कर दीजिए? समापन कर दीजिए। ये है नेगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आखिर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हम कैसे करेंगे। अभी तक तो ये थोड़ा सरला दिखा, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे भी सरला है। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, इन सब की चर्चा मैं करूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भैया इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन के अनुसार अगर समझा जाए तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो भैया मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूं, इसका क्या है कि अगर वाक्य के अंत में ये दिख जाए, वाक्य के अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए तो भैया समझ लीजिएगा कि वाह भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद है, वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य के अंदर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेशन मार्क दिख जाता है तो समझ लीजिए कि वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। कोई न कॉन्सेप्ट ना कोई रोज, डायरेक्टली पहचानने का तरीका। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। जैसे हर एक टेंसेस में प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक मैं यही बताते चला आया कि हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें दो पार्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, दो कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है कि यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है, तो मैंने लिखा कि क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इसमें पहले बताया कि अगर भैया कोई सा भी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हुआ हो, क्या हो, क्या शब्द से प्रारंभ हुआ हो, तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल और शैल को पहले लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अन्य शब्द लिखकर अंततः प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उस वाक्य का हम समापन कर देते हैं। इसी तरह हमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है कि भैया यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे इत्यादि में से कोई सा भी एक शब्द आया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। इसलिए मैंने अपने फार्मूले में बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, फिर बोला कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाओ। मैंने लिखा कि भैया विल शैल पहले लगा लो, फिर बोला कर्ता लिखो, वाक्य में नहीं शब्द आया तो नहीं शब्द लिखो, क्रिया की पहली अवस्था ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द लिखकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उस वाक्य का भी क्या कर दीजिए, समापन। तो मैंने फार्मूले में बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, विल शैल लिखो, सब्जेक्ट लिखो, नॉट लिखो, क्रिया की पहली अवस्था ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द लिखकर अन्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उस वाक्य का आप क्या कर दीजिए, समापन कर दीजिए। वेरी सिंपल रूल, हर एक टेंसेस में मैंने बताया, यह कॉन्सेप्ट हर एक टेंस में चलता है। चेंजेस क्या होते हैं कि भैया सहायक क्रिया बदल जाएगी, क्या बदल जाएगी, सहायक क्रिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी। इंडेफिनिट है तो सिर्फ सहायक क्रिया, कंटीन्यूअस टेंस गया तो फिर सिर्फ सहायक क्रिया, परफेक्ट गया तो फिर सहायक क्रिया, परफेक्ट कंटीन्यूअस तो सहायक क्रिया। बदलना है सिर्फ सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, और कोई सा भी चेंजेस इसमें नहीं होता। इसी दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने दो एग्जांपल आपने बोर्ड स्क्रीन पे लिया। क्या आया कि सबसे पहला एग्जांपल कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, दूसरा एग्जांपल लिया कि मैं बाजार में रामायण क्यों नहीं खरीदूंगा। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो भैया क्या शब्द आया हमने, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, कर्ता यू है। तो मैंने बोला था कि आई और बी को छोड़कर सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर क्या लगेगा, विल लगेगा। यू की अंग्रेजी भैया तुम की अंग्रेजी मैंने यू लिख दी। फिर क्या आया, वाक्य में नहीं शब्द आया तो नॉट लिखो, अन्यथा आगे बढ़ो। तो यहाँ पर नॉट आया है, मैंने नॉट लिख दिया। फिर बोला खेलोगे, मतलब खेलना क्रिया है और खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। क्या खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर इस वाक्य का भी मैंने क्या कर दिया, समापन कर दिया। मुझे सेकंड कॉन्सेप्ट देखने को मिला, क्या आया बीच में, क्यों शब्द आया। तो इस क्यों शब्द की अंग्रेजी मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी भैया पहले लिखो, तो मैंने लिख दिया वाई।
कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाओ। कर्ता है मैं मतलब आई, और आई के साथ क्या लगता है, से लगता है। मैंने रूल्स में बताया कि आई और बी को छोड़ो, सबके साथ विल लगाओ, तो भैया आई और बी के साथ क्या लगेगा, से लगेगा। तो मैंने लिखा क्या यहाँ पर, से। फिर आई लिखा मतलब कर्ता लिखा, फिर बोला नॉट आया तो लिखो वरना आगे बढ़ो। नॉट आया था, मैंने नॉट लिख दिया। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था लगाओ। क्रिया है खरीदना, और खरीदना की अंग्रेजी क्या होती है, बाय, और बाय का फर्स्ट फॉर्म बाय ही होता है। मैंने लिख दिया बाय। क्या खरीदेगा, रामायण खरीदेगा, मैंने रामायण लिख दिया। फिर बोला कहाँ खरीदेगा भाई, बाजार में खरीदेगा। अन्य शब्द क्या था, इन मार्केट, इन मार्केट भी मैंने लिख दिया, और लास्ट में मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य का भी इसी प्रकार समापन हो गया। इसमें रामायण शब्द आर्क जो लेटर है वो कैपिटल लेटर से इसलिए लिखा गया क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होता है, और जब भी कोई प्रॉपर नाउन वाक्य के बीच में या वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में कहीं पर भी आता है, वो सदैव कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। ये है फ्यूचर एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट, फ्यूचर के पार्ट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इसके रूल्स क्या होते हैं, कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, कैसे पहचानेंगे, इन सब की चर्चा मैंने अपने इस वीडियो में की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।